everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा आखिरी चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सबके वन शॉट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो। सिर्फ 1 घंटे में हमने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो अभी लास्ट मोमेंट पे ये वाले वन शॉट्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस, हर एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब नॉर्मल जो करंट है जिसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में है ना, हमने कहा कि हमारे पास कोई भी बैटरी है तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। ये सब बातें हमने पढ़ी। पर यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसको हम कह रहे हैं कंडक्शन करंट। पर यहाँ पे एक नया टॉपिक आया है विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आखिरकार ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया है। अब हमें पता है हम कैपेसिटर को चार्ज इजीली कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज दी पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यही बैटरी से हमने इसको कनेक्ट करा दिया है। तो यहाँ पे एक जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कैपेसिटर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेटअप हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और इसकी वैल्यू क्या है ये भी हमको पता है, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये क्या होता है, Q बाय A, यानी कि ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि जब हम इन वायर्स की बात कर रहे हैं, देखो ये ऑब्वियसली यहाँ पे हमने वायर्स से इसको कनेक्ट करा रखा होगा, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो हमारा IC है, यानी कि कंडक्शन करंट। पर एक करंट जो है वो यहाँ पे भी फ्लो होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब एक्चुअल में तो देखो, क्या खुद बताओ, यहाँ पे कोई वायर्स है नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो होना चाहिए था? नहीं फ्लो होना चाहिए था, पर यहाँ पे फ्लो होता है। और हमको कैसे पता चला ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में? तो देखो, मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वायर्स के थ्रू, जो कि कंडक्शन करंट है। तो यहाँ पे जब आप कोई भी मैग्नेटिक नीडल लेके आओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, पर यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है ना, कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे विच मीन्स कोई मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप नहीं होना चाहिए। पर जब यहाँ पे यानी कि इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हम लेके गए हमारी मैग्नेटिक नीडल को, तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया? कुछ करंट होगा तभी तो आया होगा। यही करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे सेटअप हुआ है? यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अब जैसे ही हमने इस कैपेसिटर को चार्ज पे लगा दिया तो इस पे ऐसा थोड़ी है कि सारा चार्ज एक साथ अक्यूमुलेट हो गया, नहीं, धीरे धीरे करके चार्ज इसमें अक्यूमुलेट होगा। तो विच मीन्स चार्ज चेंज कर रहा है, पहले कम होगा फिर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो विच मीन्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो भी तो चेंज होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। फिर मान लो आपने इसको बंद कर दिया तो ये डिस्चार्ज होगा, तो भी वो चार्ज धीरे धीरे घटेगा, विच मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी धीरे धीरे घटेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो यानी कि यही हमने कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज basically occurring due to the change in the electric field or change in the electric flux। यानी कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई होप यार ये बेसिक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको अभी बता दी। अब हम लोगों ने ऑलरेडी एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ लिया है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेट करता है कि हमारा जो लीनियर इंटीग्रेशन होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट व्हिच इज फ्लोइंग। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने कहा कोई कंडक्शन करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है। अगर कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होगा तो विच मीन्स ये चीज जीरो आ जानी चाहिए, यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। ये तो हमें एम्पियर ने बताया था, पर फिर मैक्सवेल ने और रिसर्च करी, उन्होंने देखा कि भाई डिफ्लेक्शन तो आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से है, जो कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर फील्ड की वजह से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब तो फिर मैक्सवेल ने कुछ नई इक्वेशन दी होगी,
कुछ नई चीजें बताई होंगी। तो उन्होंने क्या बताया हम वो देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो लीनियर इंटीग्रेशन होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऑब्वियसली म्यू नॉट टाइम्स आई ही है, पर यहाँ पे जो हमारा आई है वो दो टाइप का है। उन्होंने कहा यही जो आई है इसी में हमारा आईसी भी आ गया और आईडी भी आ गया, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, आईसी भी ऐड कर दिया और आईडी भी ऐड कर दिया, दोनों करंट है, तो टोटल करंट में उन्होंने आईसी और आईडी दोनों ही यहाँ पे लिख दिया। तो ये है हमारी एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ एम्पियर की इक्वेशन क्या थी, ये वाली, इसी में मैक्सवेल ने अपना थोड़ा सा और योगदान दिया और उन्होंने कुछ और बातें बताई डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है हमारे पास ये वाली। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी वैल्यू क्या होती है तो वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सेटअप होगा उसका फॉर्मूला तो अभी जस्ट हमने देखा। तो यहां पर से मैं क्या लिख सकती हूँ, Q इक्वल्स टू A इंटू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है E इंटू ए, इसको आप फ्लक्स भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा Q इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट तो क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। जब मैंने dq बाई dt करा तो ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की बात हो रही है ना, और वहां पे मैंने कहा कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। यहां से मुझे साफ साफ क्या पता चल रहा है, देखो कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज फॉर्मिंग और दैट इज बीइंग डेवलप्ड ड्यू टू दी वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर अगर आप एज इट इज इसको डिफरेंशिएट करते तो उस केस में A और एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाते तो हमारे पास dE बाई dt आ जाता। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल रहा है ना। जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका मतलब तो यही है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो हमने आईडी के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी है एंड ये हमारी मैक्सवेल की, एम्पियर मैक्सवेल की फाइनल इक्वेशन हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब अगर हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट करंट ही नहीं है यानी कि कोई कैपेसिटर ही नहीं है तो आईडी जीरो हो जाएगा। आईडी जीरो हो जाएगा तो जो एम्पियर की इक्वेशन है वो एज इट इज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। हमारी मैक्सवेल की इक्वेशंस ये सारी भी हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी ये हम पढ़ चुके हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। मैग्नेटिज्म की जब हम बात करेंगे तो ये जीरो हो जाता है, और ये जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्लोज्ड लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जितनी अंदर एंटर करती हैं उतनी ही बाहर को निकल भी जाती हैं। इसीलिए जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू एनी एनक्लोज्ड सरफेस वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, फैराडे लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये एम्पियर की मैक्सवेल इक्वेशन है, ये भी हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, चलो अब EMW चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिरकार हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिंग है, यानी कि ये दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो स्टैटिक चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। हमने कहा अगर मेरे पास कोई मूविंग चार्ज है यानी कि वो किसी v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो मैंने कहा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है तो हमने कहा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड सेटअप हो जाएगा। पर यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं ना, तो जो हमारा चार्ज है Q वो मूविंग तो होना चाहिए पर उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी चाहिए, यानी कि वो एक्सेलरेटेड चार्ज होना चाहिए। एक्सेलरेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि ये जो चार्ज है ना स्टैटिक होना चाहिए ना सिर्फ मूविंग होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसकी जो वेलोसिटी है दैट शुड कीप चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेटेड चार्ज ये होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे अगर मेरे पास हमने ले रखा है एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ले रखा है वाई एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एच से भी कई बार डिनोट कर देते हैं, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे एंड दिस विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन।
तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। हमें पता है 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्रोपोगेशन उसी इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी कि जेड एक्सिस में होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, यानी कि वैक्यूम में भी आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। जैसे कि हमारी लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। मीडियम में तो कर ही सकती है ऑब्वियसली, है ना, पर वैक्यूम में भी वो इजीली ट्रैवल कर सकती है। उसको एज सच कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है। जैसे साउंड है, उसको मटेरियल की जरूरत है ना। वैक्यूम की अगर हम बात करें तो हमें पता है साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर पाता है ना, पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारी की सारी आसानी से वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, वो बड़ा बनाया है हमने, और ये जो है छोटू सा, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है E = B × C। अब हमें पता है C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि बहुत ज्यादा होती है। अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली E की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर्ड टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो कौन होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होंगी, मैंने कहा एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होंगी। क्या ये चार्जेस प्रोपोगेट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे मूव कर रही है तो क्या ये चार्जेस भी उनके साथ मूव करेंगे? नहीं, इस चार्ज की वजह से सिर्फ ये प्रोड्यूस हो रही हैं। आगे जब ये मूव कर रही हैं तो यहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोगेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है, पर चार्जेस मूव नहीं करेंगे। तो हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, जब हमारे पास एक्सेलरेटेड चार्ज है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी या फिर डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी में तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बार बार चेंज होगा, और ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये चीज लगातार होती रहेगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बहुत सारी वेव्स हैं, अभी सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो, चाहे आप लाइट ले लो, नॉर्मल जो विजिबल लाइट है, एक्सरे ले लो, गामा रेज ले लो, उन सब में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में। हमें पता है वेव्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास क्या बनते हैं, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, यानी कि ऐसे 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 ये मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है वेव का, उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑसिलेशंस भी होंगे। पर जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, विच मीन्स हमारे पास अगर प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है तो ऑसिलेशंस जो हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल हो रहे हैं पर यहाँ पे हमेशा वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे तो हमने साफ साफ देख लिया कि अगर प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड भी, तो विच मीन्स ये ऑब्वियसली ट्रांसवर्स होंगे नेचर में। ठीक है, देन ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, यही वाला पॉइंट। इनको कोई मीडियम की एज सच रिक्वायरमेंट है नहीं, वैक्यूम से भी इजीली ये ट्रैवल कर सकती हैं। स्पीड कितनी होती है तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम चेंज होने पे इनकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है। रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो यहाँ पे डोमिनेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, इनके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, प्रेशर भी है। तभी आप लोगों को जब आप धूप में बैठते हो तो आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता होगा ना खुद पे, उतना ज्यादा नहीं होता है ऑब्वियसली, अभी देखेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो रेडिएशन प्रेशर हम पे लगता है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसीलिए वो प्रेशर उतना फील होता नहीं है। पर ये जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, रेडिएशन प्रेशर है। ठीक है, चलो उसके बाद सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्जेस ही एमिट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। स्टैटिक है और अगर मूविंग है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो EMW को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितने लॉ ऑफ ऑप्टिक्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है,
विजिबल लाइट में जो भी फिनोमेना हमने पढ़ा है ना रे एंड वेव ऑप्टिक्स में, ये सब कुछ वो दिखाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद स्पीड मैंने बता दिया डिपेंड करती है मीडियम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा, जब ये प्रोपोगेट कर रहे हैं तब इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तब ये चार्जलेस हैं, ठीक है, कोई चार्ज इनके पास नहीं है, बस एक्सेलरेटेड चार्ज ने क्या करा, प्रोड्यूस कर दिया इनको। जब ये प्रोपोगेट कर रही हैं तो इनके पास वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, पर इनके पास कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए आप किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। चल अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये है हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑब्वियसली जेड एक्सिस में होगा, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि बी भी कहाँ है, तो हमने कहा बी जो है वो वाई एक्सिस में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो ऑब्वियसली प्रोपोगेशन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है, तो प्रोपगेशन कहाँ होगा, हमने कहा एक्स एक्सिस में ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमने एक्स पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो के और ओमेगा हमने लिखे हैं ये क्या होता है, तो के हमारे पास कहलाता है वेव नंबर, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ, ये हमने पहले भी देख लिया, या फिर इसी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय टी। दोनों को जरा डिवाइड कर दो, ओमेगा बाय के आप कर दो, सो ये हो जाएगा 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई बाय लैम्डा, ये कटेगा, एफ लैम्डा आपको पता है क्या होता है सी, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो ओमेगा अपॉन के हमारे पास आ जाता है सी। छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद देखो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ना, वैसे इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, पर छोटा सा है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, तो इन दोनों को ही आप डिफरेंशिएट कर दो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड और बी को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो कर दो, बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो आप लोगों को आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ कांस्टेंट क्या है के, तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो उस केस में क्या होगा, टी का जो कांस्टेंट है क्या है, माइनस कांस्टेंट नहीं, बेसिकली उसका जो कोएफिशिएंट है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा यहाँ पे बाहर आ गया। अब बाय डिफॉल्ट हमको ये चीज पता होती है, इसका भी वैसे तो डेरिवेशन है, फ्यूचर क्लासेस में है, अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास गिवन है हमको, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई हैं आप उसको पुट कर दो, तो यहीं पे से क्या आ जाता है ई नॉट अपॉन बी नॉट, और ये क्या होती है पीक वैल्यूज है ना, हमने कहा नॉट हम लिख देंगे तो वो पीक वैल्यू हो जाएगी। सो ये आ गया ओमेगा अपॉन के इक्वल, और अभी हमने देखा ओमेगा अपॉन के क्या होता है सी के इक्वल, तो यहीं पे से आ गया ई इक्वल्स टू बी इंटू सी, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, ये फॉर्मूला पहले ही हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, है ना, मैंने आपको बताया था कैसे इसको डिराइव करना है। तो ये हमारे पास होता है वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में या फिर स्पेस में हम कहेंगे, क्योंकि वहां पे स्पीड कितनी होती है, सी होती है। पर अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो वहां पे हम म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना लिखते हैं ना, क्योंकि ये तो सिर्फ फ्री स्पेस के लिए है, हमने कहा ना दिस इज क्या, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये तो फ्री स्पेस के लिए है। पर अगर हम बात करें किसी भी मीडियम की, तो वहां पे स्पीड v होगी, तो वहां पे म्यू और एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जरा डिवाइड कर देते हैं c अपॉन v, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ म्यू अपॉन म्यू नॉट, और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है म्यू आर, और ये क्या होता है ई आर, जिसको हम के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। तो बस यहाँ पे ये चीज आ गई, तो हमने देखो यहाँ पे पुट कर दिया, और हमें पता है, हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है कि सी अपॉन वी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। यहाँ पे से छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, या डायरेक्टली 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि बता दो कि भाई सही ऑप्शन क्या है, तो तब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो देखो मैंने इसका डेरिवेशन तो आपको नहीं कराया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, पर यहाँ पे बहुत ही छोटी सी चीज है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, तो वहां पे हमारी जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा, E इक्वल्स टू बी इंटू सी होता है, और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा C इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जब यही चीज हम पुट करेंगे ना,
देखो b के जगह पे मैं e बाय सी पुट कर सकती हूँ, तो ये आ गया e स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर के जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कर दो ना, ठीक है, इंटू म्यू नॉट। अब देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, तो इसकी भी एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर ही आ गई। तो ये हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड वाले के लिए भी हमने चेंज करके यही वैल्यू निकाल दी है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो दोनों है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, बस इतना ही है। ठीक है, चलो उसके बाद रेडिएशन प्रेशर, तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब भी ये मूव करती हैं तो ये एक प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, उसी को हम रेडिएशन प्रेशर यहाँ पे कह दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, रेडिएशन प्रेशर का क्या है, वो देख लेते हैं। तो हमें पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन से E इक्वल्स टू क्या होता है, mc स्क्वायर, इसको मैं mc इंटू सी लिख सकती हूँ। m इंटू सी यानी कि मास इंटू स्पीड ना, क्या होता है मोमेंटम, तो p इंटू सी आ गया। तो यहाँ पे से जो मोमेंटम है वो कितना आ गया, E बाय सी। ठीक है, अब यहीं पे मोमेंटम की जगह पे अगर मैं m इंटू वी पुट कर दूं तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। v क्या होता है, v है हमारी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, तो यहाँ पे हमने फोर्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। अब फर्दर इसको मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको a से डिवाइड कर दिया, यानी कि एरिया से डिवाइड कर दिया दोनों ही साइड। F बाय ए क्या होता है हमें पता है, दिस इज प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया इक्वल्स टू E अपॉन सी ए टी, ये T जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, रेडिएशन प्रेशर का। सो दिस इज बेसिकली द रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, क्योंकि C बहुत ज्यादा होता है ना, तो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना P, तो क्योंकि C बहुत ज्यादा है तो ये जो रेडिएशन प्रेशर है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सन की रेज है उनका जो प्रेशर है वो उतना ज्यादा हमको फील नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वैल्यूज लिखी है ना, ये एज इट इज आपको लर्न करनी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता रही हूँ सबसे पहले ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेस, एक्स रेस, गामा रेस। ठीक है, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, कोई और ट्रिक है उससे लर्न कर लो, बस लर्न करने से मतलब है। तो ये हो गई हमें ये लर्न। अब यहाँ पे देखो एक आप बस याद करो, ये गामा, जो गामा रेज होती है ना उनकी जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है, विच मीन्स सबसे कम वेवलेंथ है तो कहीं से भी घुस जाएंगी, कहीं से भी पेनिट्रेट कर जाएंगी। तो ये कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज करी जाती हैं, क्योंकि इतनी छोटी है, कहीं से भी घुस जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर भी घुस जाएंगी। तो जो कैंसर सेल्स है उनको मारने के लिए हम गामा रेस का यूज करते हैं। एक चीज लर्न हो गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, है ना, तो C अपॉन न्यू इक्वल्स टू लैम्डा, विच मीन्स ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कौन, लैम्डा और न्यू, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इसकी मैंने क्या कहा, वेवलेंथ सबसे कम है, याद हो गया आप लोगों को, वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू। तो जिसकी एनर्जी, सॉरी जिसकी वेवलेंथ नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी कि गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसका उल्टा टॉप में कर दो, अगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो एनर्जी भी इनकी सबसे कम। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये वेवलेंथ को हम थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, कैसे लर्न करना है। सबसे पहले हमने कहा इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, 0.1 से ज्यादा अगर कोई भी वेवलेंथ है यहाँ पे आ जाएगी। 0.1 से 10 की पावर -3 मीटर पे अगर हम आ गए तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, मीटर में ही लर्न करना, आपको कुछ भी गिवन रहेगा, जैसे आपको 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, आपको 500 नैनोमीटर गिवन है, कुछ भी गिवन है, इनको हमेशा मीटर में चेंज करो और ये एज इट इज लर्न करो। ठीक है, तो देखो 10 की पावर -3 पे पहुंच गए, 10 की पावर -3 से -7 तक अगर है तो वो आ रहा होगा यहाँ पे। फिर आपको पता है यहाँ पे, ये तो हमने देखा है ना, 7000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है विजिबल लाइट में, तो विच मीन्स इसको आप चेंज करोगे तो ये 7 इंटू 10 की पावर -7 ही बनेगा। तो ये रेंज हमारे पास विजिबल के लिए होगी। ठीक है, फिर इसका जो एंड वाला है वो यहीं से शुरू होगा,
तो -7 से -9 तक अगर आप पहुंच गए हो तो यहाँ पे है, ठीक है। -9 से -12 यहाँ पे, -12 से छोटा कुछ भी दिख जाए आपको तो वो जी में आना चाहिए, गामा में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एज इट इज लर्न हो गया आपको। अब आ जाते हैं इधर पे जो कि है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो नीचे से शुरू करो। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 से आप यहाँ पे शुरू कर दो, 10⁻20 तक पहुंच जाओ, फिर 20 से आप पहुंच जाओ 16 तक या 17 तक अराउंड, ठीक है। फिर आप 16-17 से नीचे पहुंच जाओ 14 तक, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था विजिबल पे 7 ना, 7 का डबल 14 होता है, तो यहाँ पे तो 14 ही आएगा सिर्फ। जैसे यहाँ सिर्फ 7-7 ही आ रहा था, वैसे यहाँ भी 14-14 ही आएगा। तो यहाँ जब मैं 16-17 पे पहुंच गई तो उससे कम कितना होगा? 14 ही होगा। ये 14 से 14 ही है। फिर 14 से कम 12 पे ये आ गया, 12 से 9 पे ये आ गया, 9 से 4 पे ये आ गया, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको लर्न करने हैं और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पीवाईक्यूज उठा लो, डायरेक्टली पूछा जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर, ठीक है। 4 × 10⁻⁻10 मीटर, 4 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी दे दिया जाएगा, ठीक है, कि बता दो ये कौन सी आपकी वेव है। ये अगर आपको लर्न है तो आप इजिली आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये अगेन वही चार्ट है। यहाँ पे देखो नैनोमीटर, मिलीमीटर के फॉर्म में गिवन है। ऐसे बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे पता है, इसीलिए आप सिर्फ मीटर में लर्न करो। कुछ भी आपको पूछा जाएगा तो आप फिर उसको चेंज कर सकते हो मीटर में, एंड देन आप पता लगा सकते हो कि कौन से वाले में ये आएगा, ठीक है। देन फर्दर प्रोडक्शन कैसे करते हैं इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, एंड इनको आखिरकार हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डिटेक्शन मेथड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये एज इट इज एनसीईआरटी में है, इसको आप लोग लर्न कर लेना, और इसकी ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में। डिटेल में प्रॉपर्टीज क्या हैं, यूजेस क्या है, डिफरेंस क्या है, वो देख लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज अगर पूछी जाएंगी तो हमने स्टार्टिंग में ही देख ली है कि ट्रांसफर्स हैं, स्पीड क्या है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज ये दिखा रही हैं। अब हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बस मैं आपको वही बताऊंगी। गामा रेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रोड्यूस कैसे होती हैं, तो आप लोगों ने अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में सुना होगा कि बहुत रेडियो एक्टिव होती हैं। तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं ना, जब उनका मतलब बेसिकली फिजन होता है या मे बी फ्यूजन होता है या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर हो रही हैं, तो जब भी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उस टाइम पे जो डीके है, रेडियो एक्टिव डीके के टाइम पे ये जो गामा रेज हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। वैसे न्यूक्लियर चैप्टर में था ये सब डिटेल में, पर अभी डिलीट है तो आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो कि जो रेडियो एक्टिव डीके है ऑफ द न्यूक्लियाइज, जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज हैं, उनके डीके के दौरान ये गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, तो इनकी एनर्जी भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, कोई इनका मास नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। क्यों है समझ गए ना? क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो कहीं से भी ये इजिली घुस सकती है। ये सब में होगा कि दे आर अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये इजिली मेटल्स के थ्रू भी पास कर सकती हैं, जैसे कि लेड, और हमारी ह्यूमन बॉडी से भी इजिली ये पास कर सकती है, ठीक है। तो इनके यूजेस क्या हैं अभी मैंने आपको बताया, कैंसर ट्रीटमेंट में, देन मेडिकल डायग्नोसिस में भी इनका यूज किया जाता है। जैसे एक्सरेज का हम यूज करते हैं ना हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी इमेजेस वगैरह लेने के लिए, वैसे ही हम गामा रेस का भी यूज कर सकते हैं। इजिली जो भी क्रैक्स वगैरह हैं किसी भी मेटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमने कहा इजिली मेटल्स के थ्रू भी ये पेनिट्रेट कर सकती है, तो जो भी क्रैक्स हैं, फ्लॉज हैं मेटल्स में, ये इनको भी इजिली डिटेक्ट कर सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, तो न्यूक्लियर रिसर्च में भी हम इसका यूज करते हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है? लिविंग सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि इजिली हमारे बॉडी के अंदर ये पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो बहुत सारे जो जेनेटिक डिफेक्ट्स वगैरह भी होते हैं वो भी हो सकते हैं गामा रेस की वजह से, ठीक है। चलो, एक्स रेस पे आ जाते हैं। तो एक्स रेस की हम बात करें तो इनकी वेवलेंथ क्या हो गई है? थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, बट स्टिल कम रेंज में ही है ना। तो ये भी इजिली पेनिट्रेट कर सकती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? जब भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं कहाँ पे? किसी भी हमारे मेटल सरफेस पे, वो सडनली डिसेलरेट करते हैं, यानी कि सडनली उनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर गई, है ना। डिसेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, अब क्या हो गई? सडनली वेलोसिटी बहुत कम हो गई। तो अगर ये पड़ जा रहे हैं किसी मेटल पे, ठीक है, किसी कैथोड पे अगर ये पड़ रहे हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और उनकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस केस में हमारी जो एक्स रेज हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। चलो,
या फिर जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें अगर ट्रांजिशन हो रहा है तभी भी एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। देन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रेंज हम देख चुके हैं, एनर्जी इनकी ज्यादा होती है बट ऑब्वियसली गामा रेज से कम है क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कम है देन द गामा रेज। ठीक है, वेवलेंथ इनकी डेफिनेटली ज्यादा है। चलो अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो वही है, चार्ज है नहीं इनमें, मास है नहीं, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी भी ज्यादा है क्योंकि इनकी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इनको घंटा कोई मतलब है नहीं, फ्लोरेसेंस ये प्रोड्यूस करते हैं यानी कि जहां पे भी पढ़ते हैं तो वहां पे फिर ये कुछ चमक ऐसा ग्लो सा दिखाते हैं। ठीक है, एंड ये फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी इफेक्ट करते हैं। यूजेस तो मेडिकल डायग्नोसिस में आपको पता ही है, एक्सरेज का यूज आपने हॉस्पिटल गए होगे तो सबने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा इनका भी हम यूज करते हैं कैंसर थेरेपी में क्योंकि इनकी भी वेवलेंथ कम ही है। ठीक है, देन है वही सेम चीज, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है तो मेटल से भी इजिली ये घुस जा रहे हैं, तो जो भी क्रैक्स वगैरह वहां पे हैं इनको भी ये डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी स्कैनिंग में भी इनका यूज होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी मेट्रो वगैरह से जाते हो या एयरपोर्ट्स में तो वहां पे जो लगेज को स्कैन करते हैं उसमें भी एक्सरेज का ही यूज करा जाता है। इवन आर्टिफिशियल और जो हमारे पास रियल डायमंड्स है उनको डिफरेंशिएट करने में भी हम एक्सरेज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये भी क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम है हमारे लिविंग टिश्यूज को डैमेज कर सकती हैं और ज्यादा एक्सपोजर जो है उसकी वजह से स्किन बर्न्स या फिर सेल डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यूवी रेस पे आ जाते हैं। तो यूवी रेस के बारे में वैसे आप लोगों को पता ही है कि इनकी वजह से हमारी स्किन खराब हो सकती है, तभी तो हम लोग इतनी सनस्क्रीन लगाते हैं पतोड़ पतोड़ के एकदम, है ना। तो यूवी रेस जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है बट कहीं ना कहीं ये अच्छी भी होती है, अभी हम यूजर्स में देखेंगे। ठीक है, तो यूवी रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी कम वेवलेंथ है दैन दी विजिबल लाइट, पर ऑब्वियसली एक्स रेस से इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। ह्यूमन आई को ये इनविजिबल होती है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज हमने देख ली है। एनर्जी क्या है, ऑब्वियसली हायर है दैन द विजिबल लाइट, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी ही एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद सोर्स, तो कहां से हमें यूवी रेज मिलती है, तो सन एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है ना। आपको पता है यूवी रेज को रोकने का काम कौन कर रही है, हमारी ओजोन लेयर कर रही है। एंड बहुत ही जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी यूवी रेज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इनको भी कोई मतलब नहीं है, बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मतलब नहीं है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यूवी रेज है ना ये बैक्टीरियाज और जर्म्स को किल कर सकती हैं, इसीलिए वाटर को स्टेरिलाइज करने में भी हम यूवी रेज का यूज करते हैं। ठीक है, ग्लास से ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं बट दे आर ट्रांसमिटेड बाय पोर्ट्स। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये हमारा क्लास 10th की जो एनसीईआरटी नहीं, क्लास 10th की जो आईसीएसई की बुक है वहां पे ये सब डिटेल में है, फिलहाल आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यूजेस पे आ जाते हैं, तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि जो भी बैक्टीरिया जर्म्स है उनको किल करने में यूज किया जाता है, यानी कि स्टेरिलाइजेशन में हम इसका यूज करते हैं। देन इवन स्किन डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा ये खराब करती है स्किन को, तो देखो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते ही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी स्किन को सही भी करती है, पर कंट्रोल्ड एक्सपोजर होना चाहिए। अगर ज्यादा एक्सपोजर होगा तो हमारी स्किन खराब हो सकती है, सनबर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज किया जाता है एंड विटामिन डी के प्रोडक्शन में, यानी कि ये स्किन को कहीं ना कहीं मदद भी करती है विटामिन डी बनाने के लिए। आपको पता है ना जब हम सन में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, कैसे मिलता है, हमारी स्किन ही प्रोड्यूस करती है। एक ऐसा ही विटामिन है, विटामिन बाकी जितने भी होते हैं ना हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, पर विटामिन डी को हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है जब हम सन में बैठेंगे। ठीक है, और ये यूवी रेज जो है जो सन से हमें मिल रही है वो मदद करती है इसमें। उसके बाद सनबर्न हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर यूवी रेज बहुत ज्यादा पड़े, इसीलिए हमें सनस्क्रीन जो है लगानी पड़ती है। ठीक है, एंड इवन ये आईज को भी डैमेज कर सकती हैं और कई बार एमसीक्यू में आ भी जाता है कि कौन सी ऐसी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी आईज को इफेक्ट करती हैं, तो ये यूवी रेज ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद विजिबल लाइट तो आपको पता ही है, एक ये ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में ऐसी लाइट है जिसको हम देख सकते हैं, बाकी किसी को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हम देख चुके हैं। सोर्स तो हमें पता है सन, इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे हमें दिख रही हैं, क्योंकि जो भी लाइट को हम देख पा रहे हैं बेसिकली दैट इज द विजिबल लाइट ओनली। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सो दे आर विजिबल टू द ह्यूमन आई, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बेसिकली जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना है सब दिखाते हैं। ठीक है, एंड डिस्पर्जन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जब प्रिज्म से पास करती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है, स्प्लिट, क्योंकि ये कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं तो अपने स्पेक्ट्रम में वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इनको भी कोई मतलब है नहीं। तो यूज क्या है, विजन, इसकी वजह से ही हम अपने आसपास चीजें देख पा रहे हैं, इसी की वजह से फोटोग्राफी हो पा रही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्हीं का हम यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स ऑब्वियसली यही जो लाइट है इसको ले रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है इन दी ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, चलिए इंफ्रारेड रेज पे आ जाते हैं। इनको हीट वेव्स या हीट रेज भी कहा जाता है, हीट रेडिएशंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये इजिली कोई भी अगर वार्म ऑब्जेक्ट है ना उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इवन डार्क में भी। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो कि है नाइट विजन कैमराज में। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई आपदा हो जाती है, जैसे फ्लड्स वगैरह आ गए हैं, तो उस केस में हम कुछ ऐसे मशीन्स का यूज करते हैं ना जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इंसान है कोई। तो कैसे पता चलता है, देखो इंसान, मान लो फ्लड आ गया तो बहुत ज्यादा जो मलबा वगैरह है उसके ऊपर आ गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, वो अंदर धस गया है, पर वो अंदर जिंदा है, तो विच मीन्स उसका कुछ ना कुछ बॉडी टेम्परेचर होगा। तो अगर आप इसका यूज करोगे इंफ्रारेड रेस का नाइट विजन कैमरास में जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो इजिली डिटेक्ट कर जाएगा। जो बीप 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 करके पता चल जाता है ना कि ये कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे डिटेक्ट हो जाता है कि यार नीचे कोई इंसान है, तो फिर उसको बचा लिया जाता है। तो नाइट विजन कैमरास में किसका यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेस का ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ का रेंज है ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। सोर्स क्या है, तो हीट रेडिएशंस है, तो जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे इंफ्रारेड रेस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा सन और इवन इलेक्ट्रिक हीटर्स से भी इंफ्रारेड रेस जो है प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो सब में ही प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी शो करते हैं, एंड इसकी वजह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि हीट रेडिएशंस है ना, हीट की वजह से ही तो वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यूज क्या है, तो एक तो हीट थेरेपी हो गया। ठीक है, देन नाइट विजन कैमरास ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, रिमोट कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज करा जाता है, एंड कम्युनिकेशन में भी इसका यूज करा जाता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो इसकी वजह से स्किन बर्न्स हो सकते हैं और आई डैमेज इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये क्या है, हीट वेव्स हैं, और बहुत ज्यादा हीट अगर स्किन पे पड़ेगी तो ऑब्वियसली इसकी वजह से स्किन बर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स पे अब हम आ जाते हैं। तो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव में खाना सबने बनाया है, ठीक है, नहीं बनाया है तो देखा तो है ही एटलीस्ट। तो माइक्रोवेव में क्या होता है, हम जैसे कोई खाना हमारा ठंडा हो गया उसको गर्म कर लेते हैं, है ना। तो यानी कि जो हमारे ओवन्स हैं उनमें भी हम यूज कर रहे हैं किसका, इन्हीं माइक्रोवेव्स का ही। और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज हमने देख ली है। एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद माइक्रोवेव के सोर्स क्या है, तो हमने कहा एक तो ओवन्स में, इसके अलावा जो ट्रांसमीटर्स है, एंटेनाज हैं, उससे भी माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इनका यूज हम कम्युनिकेशन में भी करते हैं। जो रडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसमें भी हम यूज करते हैं किसका, माइक्रोवेव्स का। ठीक है, इवन ये भी कई हद तक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तभी तो हम माइक्रोवेव में ओवन में खाना बना पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, दे कैन इजिली पेनिट्रेट फॉग, स्मोक एंड क्लाउड, तभी तो इनका यूज हम किसमें कर रहे हैं, रडार में, कम्युनिकेशन में। अगर ये पेनिट्रेट इजिली नहीं कर पाती तो हम रडार में इनका यूज ही क्यों करते हैं। अगर ये प्रॉपर जब हमको कम्युनिकेशन की जरूरत है तभी नहीं ये पास कर पा रही हैं, तो फिर क्या मतलब है इनको यूज करेगा, है ना। देन यूजेस देखो, मैंने कहा रडार ओवन्स में यूज करते हैं एंड कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, ये भी इंटरनल टिश्यूज जो हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, एंड जो भी हमारी बॉडी सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, देन है रेडियो वेव्स। तो हमने कहा रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सबसे कम, और इनकी वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा, इसीलिए तो ये सेवरल किलोमीटर्स तक क्या कर सकती हैं, इजिली ट्रैवल कर सकती हैं। तभी तो सबसे ज्यादा हम जो रडार में कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं वो रेडियो वेव्स का ही कर रहे हैं। ठीक है, अब सोर्स क्या है, तो एक तो एसी सर्किट है, ट्रांसमीटर्स हैं, एंटेनाज हैं, रेडियो एंड टीवी स्टेशंस हैं, उनसे हम रेडियो वेव्स को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेवलेंथ सबसे कम है, हमने कहा फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो एनर्जी भी इनकी सबसे कम है। सारी एमडब्ल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड ये डिफ्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्गली शो करती हैं। कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास, एस्ट्रोनॉमी में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जो रेडियो टेलीस्कोप्स वगैरह है ना, उनमें हम किसका यूज कर रहे हैं, रेडियो वेव्स का ही कर रहे हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, तो जनरली वैसे तो ये हार्मलेस होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, कम है ना। जिनकी एनर्जी कम है तो वो उतना इफेक्ट भी नहीं दिखाएंगी। एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स कैन कॉज हीटिंग इफेक्ट, विच मीन्स कि हमारे पास
जनरली तो ये हार्मलेस है क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, पर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स हैं तो विच मीन्स उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर एनर्जी ज्यादा हो गई है तो वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट करंट आखिरकार क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्रांसवर्स नेचर इनका क्या है, कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बनाएंगे, सॉरी वेव को बनाएंगे। और जब हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमने सब देख लिया, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इन सब की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। तो सबके यूजेस हमने देख लिए हैं। तो कई बार एज इट इज यूज पूछ लिया जाता है, कई बार वेवलेंथ आपको दे दी जाती है कि बताओ ये कौन सी वाली वेव है, तो आपको ये सब देखना है। जितना कुछ सिलेबस में है सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। सो दैट इज इट यार फॉर दिस लेक्चर। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम।